गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धूलिमंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे जो आपका कैनिंग होता है, डिब्बाबंदी है, उस डिब्बाबंदी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे डिब्बाबंदी क्या होता है। आपने देखा होगा फल परिरक्षण विज्ञान का जो पिछला टॉपिक था उसके अंदर बात कर रहे थे जो फल परिरक्षण की जो विधियां हैं वो विधियां आपकी कंप्लीट हो गए थे। उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट के अंदर कैनिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखो कैनिंग क्या होता है, फल व सब्जियों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए डिब्बों में बंद रखना डिब्बाबंदी कहलाता है। और यदि इससे बोतल के अंदर बंद रखा जाता है तो उसे बोतलबंदी कहा जाता है। आपसे जो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है फादर्स ऑफ कैनिंग। कैनिंग की बात करेंगे, कैनिंग का अर्थ होता है डिब्बाबंदी। तो जो डिब्बाबंदी है इस डिब्बाबंदी का देखो जो फादर है वो फादर कौन है, तो डिब्बाबंदी के फादर की बात करेंगे। फादर्स ऑफ जो कैनिंग है वो है निकोलस एपर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिब्बाबंदी का जो जनक है वो कौन है। तो यहाँ पर निकोलस एपर्ट जो है वो क्या है, आपके डिब्बाबंदी का जनक है। उसके बाद में देखो एक आता है एपर्टाइजिंग। एपर्टाइजिंग क्या होता है, निकोलस एपर्ट के द्वारा ये विधि दी गई, इसीलिए इस विधि को एपर्टाइजिंग कहा जाता है, जिसे डिब्बाबंदी कहते हैं। उसके बाद में डिब्बाबंदी की जो चरण है, डिब्बाबंदी को सक्सेस बनाने के लिए कौन कौन से चरण है इसके, तो इसके चरण नंबर फर्स्ट के अंदर अपन बात करेंगे फल व सब्जियों का चयन। तो देखो डिब्बाबंदी को सफल बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त जो फल होते हैं उन फलों का अपन चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया आम की जो दशहरी वैरायटी है और पीली गाजर है, इसका मुख्य रूप से अपन प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि डिब्बाबंदी के अंदर ऐसे फल का प्रयोग किया जाए ताकि आगे भी डिब्बाबंदी के अंदर जो प्रोडक्ट हमने तैयार किया है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी रहो, तो उस मटेरियल को या उस फ्रूट को अपन काम में लेते हैं। तो पहले सबसे पहले अपन फलों का चयन करेंगे। फलों के चयन के अंदर हमने आम की दशहरी वैरायटी का चुनाव किया है और एक पीली गाजर का हमने चुनाव किया है। उसके बाद में देखो एक होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग की बात करेंगे, अपन क्या करते हैं जो भी फल व सब्जी का चुनाव करते हैं उसके आकार, उसकी क्वालिटी, उसके रंग आदि के आधार पे उसकी ग्रेडिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रेड ए, सुपर ग्रेड, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है आपका। तो उसके अंदर क्या होता है, उचित क्वालिटी की जो फ्रूट होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, ए ग्रेड वाली जो है उस श्रेणी के फलों को अपन मोस्टली अपन प्रयोग में लेते हैं। उसके बाद में एक आता है कि जो फल आपने चुनाव किया है उन चुनाव किए गए फलों को क्या करते हो, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा इसकी क्या करते हो आप, वॉशिंग करते हो, उसकी धुलाई करते हो, जिसके कारण क्या होता है उस फल के ऊपर लगी हुई सभी प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां उस फल से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। इस प्रकार से फल का चयन किया, उसकी ग्रेडिंग की, उत्तम ग्रेडिंग के जो भी फल है उनको अलग किया और वहां पर नेक्स्ट आता है धुलाई। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड आता है उस एसिड के द्वारा फल के ऊपर जितनी भी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को वहां से हटा दिया जाता है। उसके बाद में देखो एक आता है पीलिंग। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा पीलिंग का अर्थ क्या होता है। एक पिलर चाकू आता है, पिलर चाकू के द्वारा क्या होता है जो अपना फल होता है उस फल को क्या करते हैं, छीलने का काम किया जाता है। तो पिलर चाकू के द्वारा सबसे पहले जो फल का जो ऊपर का छिलका है उस छिलके को हटाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए पीलिंग क्या होता है, छिलके को हटाने की जो क्रिया है उस क्रिया को पीलिंग कहा जाता है। एक आता है आपका ब्लांचिंग। ब्लांचिंग की बात करेंगे, श्वेतन जिसको बोलते हैं। तो ब्लांचिंग या विवरीकरण जो होता है इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा फल व सब्जियों को 2 से 5 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे उबालने की क्रिया को ब्लांचिंग या श्वेतन कहा जाता है। बात करेंगे यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत सारी एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है कि ब्लांचिंग या विवरीकरण या आपके श्वेतन की जो क्रिया है वो क्या है। तो फल व सब्जियों को 2 से 5 मिनट तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म तापमान के पानी के अंदर उबालने की क्रिया को ब्लांचिंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लांचिंग के बाद में डब्बों की भराई की जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो डब्बे हैं उन डब्बों को भरने से पहले निर्वात पंप की सहायता से उसकी जो जितनी भी वायु है उस वायु को बाहर निकाल लेंगे।
ये देखो यहाँ पर वायु निष्कासन करके वायु बाहर निकालेंगे और डिब्बों को भरने के बाद उसको आधा इंच खाली छोड़ा जाता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा डिब्बों के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं और वो CO2 का निर्माण करते हैं, जिसके कारण यदि डिब्बे को हमने खाली नहीं छोड़ा तो उसकी जो CO2 की सांद्रता अधिक होने के कारण डिब्बे के फटने की संभावना रहती है। इसलिए आधा इंच भाग है डिब्बे का खाली छोड़ा जाता है। अब डिब्बों को भरने के बाद में देखो एक गरम जो है, गरम आपका बर्तन है, उसमें पानी गरम करते हैं और इस गरम पानी के अंदर क्या करते हैं, आप जो भी डिब्बा लेते हो उस डिब्बे को ढक्कन को खोल को उस गरम पानी के अंदर सीधा खड़ा कर दिया जाता है, ताकि गर्म पानी के कारण क्या होता है, वाष्प के रूप में इस डिब्बे के अंदर जितनी भी जो नमी है या जितने भी जो आपके हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो वायु के बाहर आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वायु निष्कासन करना डिब्बाबंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में देखिएगा नंबर 8 के ऊपर जो डिब्बा बंद है, इस डिब्बे को भरते हो, सॉरी यहाँ पर वापस देखो, डिब्बे को भरते हो तो उसमें 3 प्रकार की चाशनी काम में ली जाती है। एक आती है गाढ़ी चाशनी जिसमें 50% सांद्रता की चाशनी काम में ली जाती है। एक आता है मध्यम चाशनी है, 40% सांद्रता की चाशनी काम में लेंगे। और पतली जो चाशनी है वो क्या है, 33% सांद्रता की पतली चाशनी काम में लेते हो। आपसे पूछा जाए डिब्बाबंदी के अंदर जो आपकी गाढ़ी चाशनी है उसकी सांद्रता कितनी है, 50, मध्यम की कितनी है, 40, और पतली चाशनी जो है उसकी सांद्रता कितनी है, 33% उसकी सांद्रता है। उसके बाद में देखिएगा जो वायु निष्कासन कर लिया, डिब्बा बंद है। अब क्या करेंगे, अपन जो डिब्बा है उस डिब्बे को अपन क्या करेंगे, सीमर मशीन के द्वारा बंद किया जाता है। डिब्बे को बंद इस प्रकार से किया जाता है कि डिब्बे का कोई भी भाग ऐसा ना हो जिससे अंदर की वायु बाहर और बाहर की वायु अंदर की ओर आ सके। एक आता है डिब्बों का संसाधन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिब्बों के संसाधन की देखो बात करेंगे। संसाधन क्या है कि जो फल होते हैं, फ्रूट का जो संसाधन होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर किया जाता है। आपसे पूछा जाए फलों का जो संसाधन है डिब्बाबंदी में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर किया जाता है, तो फलों का जो संसाधन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर किया जाता है। बाकी सब्जियों की बात करेंगे तो सब्जियों का जो संसाधन होता है, सब्जियों के संसाधन की बात करेंगे वो 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे सब्जियों का संसाधन किया जाता है। अब बात करेंगे कि सब्जियों का टेम्परेचर फलों की अपेक्षा क्यों ज्यादा रखा जाता है, तो यहां पर देखा होगा फलों के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जो प्रकोप है वो सब्जियों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे और सब्जियों का संसाधन 115 से 121 डिग्री या 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इनका संसाधन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखो एक आता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। जो भोज्य कानून है वो भोज्य कानून जो है वो कब लागू हुआ, तो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है ये आपके 1955 के अंदर लागू हुआ। FPO की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों FPO की जो स्थापना है 1955 के अंदर हुई। काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक आता है फल परिरक्षण के लिए भारत में जो प्रथम प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई, वो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1920 के अंदर आपके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम जो फल परिरक्षण प्रयोगशाला है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, 1920 के अंदर, और कहां पर की गई, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की गई। उसके बाद अपन बात करेंगे डिब्बाबंदी में नमक की कितनी मात्रा काम में ली जाती है। ये भी आपके काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो डिब्बाबंदी के अंदर जो नमक की जो मात्रा है वो कितनी काम में लेंगे, 2% डिब्बाबंदी के अंदर नमक की मात्रा काम में लेते हैं। इस प्रकार से डिब्बाबंदी के अंदर जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको बताई है, एक बार पुनः देखिएगा। बात करेंगे डिब्बाबंदी की जिसे कैनिंग के नाम से जाना जाता है। जो आपकी कैनिंग है, इस कैनिंग का जो फादर है, डिब्बाबंदी का जो जनक है वो कौन है, तो निकोलस एपर्ट इसका क्या है, जनक है। और निकोलस एपर्ट के इसके जनक होने के कारण इसे एपर्टाइजिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में डिब्बाबंदी की जो चरण है वो चरण कौन कौन से हैं, डिब्बाबंदी की प्रोसीजर को आप है ना फॉलो करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से चरण काम में लेते हो, तो सबसे पहले फल व सब्जियों का चुनाव किया जाता है। तो मोस्टली डिब्बाबंदी के लिए ऐसे फलों का चुनाव किया जाता है जो ज्यादा सक्सेस हो, लंबे समय तक फल व सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सके। जैसे आपने देखा होगा डिब्बाबंदी के लिए जैसे आपकी मटर है, आपका टमाटर है, आपका आम है, ये मोस्टली काम में लिए जाने वाले फल व सब्जियां हैं।
यहाँ बात करेंगे डिब्बाबंदी के अंदर, जैसे आम की कोई वैरायटी आप चुनना चाहोगे तो आम की दशहरी वैरायटी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और काफी बार यहाँ से क्वेश्चन भी हो सकता है आम की दशहरी वैरायटी को और पीली गाजर को डिब्बाबंदी के लिए काम में लिया जाता है। एक आता है ग्रेडिंग, जो आपने फ्रूट को आपने सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन किए हुए फ्रूट्स को क्या करो आप उसकी ग्रेडिंग करो, उसको श्रेणियों में बांटो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ए और बी ग्रेड के फल व सब्जियों को आप डिब्बाबंदी में काम में लो, बाकी सी ग्रेड के फलों को वहां से क्या कर देना चाहिए, अपने को हटा देना चाहिए। उसके बाद में एक आता है फलों की जो धुलाई है, तो उसकी फल व सब्जियों की फिनिशिंग के लिए, उसकी अशुद्धियों को हटाने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है उसके द्वारा उसकी धुलाई की जाती है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसके द्वारा उसकी धुलाई करने के बाद में अपन क्या करेंगे, ब्लांचिंग करेंगे, पीलिंग करेंगे। पीलिंग के अंदर क्या होता है कि फलों का जो छिलका उतारने की जो क्रिया है, उस छिलके उतारने की क्रिया को पीलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पीलिंग है, छिलका हटाने की जो क्रिया है, उस क्रिया को पीलिंग कहा जाता है। और पीलर जो होता है, छिलका हटाने का जो यंत्र होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, पीलर के नाम से जाना जाएंगे। ब्लांचिंग या स्वेतन की बात करेंगे। ब्लांचिंग या स्वेतन का अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फल व सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर 2 से 5 मिनट तक उबालने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ब्लांचिंग या स्वेतन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ब्लांचिंग की जो क्रिया है, स्वेतन की जो क्रिया है, उस स्वेतन की क्रिया के अंदर संभवतया फल व सब्जियों के छोटे टुकड़े न करके बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर उसको काटना चाहिए। और ब्लांचिंग यदि हो सके तो ब्लांचिंग जो है वो क्या होना चाहिए, छिलके सहित होनी चाहिए, ताकि फल की जो क्वालिटी है, सब्जी की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अंदर कोई कमी ना आए। उसके बाद में अपन बात करेंगे उसकी ब्लांचिंग के बाद में डिब्बों के अंदर भराई करेंगे इसकी। तो डिब्बों में भराई करने के लिए अपन क्या करते हैं, शुद्ध और साफ और निर्जमीकृत डिब्बों का प्रयोग करते हैं। मोस्टली यहाँ पर देखा होगा, जो डिब्बा है, डिब्बे को भरने के बाद उसको आधा इंच खाली रखा जाता है, ताकि डिब्बे के अंदर जो CO2 है उसके लिए स्पेस मिल सके। सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार की गई जो CO2 है उसके लिए स्पेस मिले। तो यहाँ पर देखो, जो डिब्बा है, इस डिब्बे का आधा भाग खाली इसलिए रखा जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो आपका जो CO2 पैदा किया जाता है, उस CO2 को मतलब जगह मिल सके, ताकि डिब्बे के टूटने की संभावना न रहे। डिब्बा भरते समय इसमें जो चाशनी डाली जाती है, आपने देखा होगा जो डिब्बाबंदी है, चाशनी नमक या एसिड के साथ की जाती है। तो चाशनी डालते हो, गाढ़ी चाशनी 50%, मध्यम चाशनी है आपकी 40% और पतली चाशनी है आपकी 33% चाशनी उसके अंदर रखी जाती है। उसके बाद में एक आता है वायु निष्कासन। अब जो डिब्बा है, उस डिब्बे को बंद करने के बाद, डिब्बे को भरने के ये बंद करने से पहले, डिब्बा भरने के बाद उसको गर्म पानी के अंदर कुछ समय तक रख दो, ताकि भाप के द्वारा जितनी भी जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो निकल जाती है, ताकि सूक्ष्म जीवों के प्रकोप की संभावना कम रहती है। उसके बाद देखिएगा, जो डिब्बा बंद है, डिब्बा बंद सीमर मशीन के द्वारा डिब्बा बंद करेंगे। डिब्बों को संसाधन, फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे और सब्जियों को 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर आप क्या करते हो, इसको संसाधित करते हो, ताकि जितने भी जो हानिकारक जीव है वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं आपके। उसके बाद में देखो, एक आता है डिब्बाबंदी के अंदर नमक की कितनी सांद्रता काम में ली जाती है। तो दोस्तों, डिब्बाबंदी के अंदर जो नमक है, इस नमक की बात करेंगे। डिब्बाबंदी के अंदर नमक की जो सांद्रता है वो 2% मात्रा काम में ली जाती है। एक आता है फूड, जो आता है फूड प्रोडक्शन ऑफ, जो FPO आता है, फूड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर जो आता है। फूड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर की बात करेंगे, ये कब लागू हुआ, तो फूड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर जो था आपके 1955 के अंदर लागू हुआ। और एक आता है कि भारत की प्रथम जो खाद्य परिरक्षण जो प्रयोगशाला थी, ये कहां पर स्टार्ट की गई, तो ये आपके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 1920 के अंदर स्थापना की गई। एक आता CFTRI, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटका के अंदर इसकी स्थापना की गई है। इस प्रकार से आपका जो डिब्बाबंदी का जो टॉपिक था वो आपका क्लियर है। और इस डिब्बाबंदी के तहत फल परिरक्षण के अंदर नेक्स्ट अपन है ना, जैसे जैम के फ्रूट की बात करेंगे, जैम कैसे तैयार किया जाता है, जैम का जो मेथड है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैम की बात करेंगे। जो जैम है, जैम क्या है, जैम का अर्थ होता है फल पाक। आपने देखा होगा, पूर्ण परिपक्व फलों के गुद्दे को चीनी के साथ मिलाकर पकाकर तैयार किया गया वे पदार्थ। इसकी डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले देखिएगा, पूर्ण परिपक्व फलों के गुद्दे को चीनी के साथ मिलाकर पकाकर तैयार किया गया वे पदार्थ जिसमें
TSS की मात्रा 68%, फल का अंश 45%, अम्लता 0.5 से 0.6% और तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट की बात करें 219 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, इस तैयार पदार्थ को जैम कहा जाता है। एक बार पुनः देखिएगा, पूर्ण परिपक्व फलों के गुद्दे को चीनी के साथ मिलाकर पकाकर तैयार किया गया वे पदार्थ जिसका TSS 68, फलों का अंश 45, अम्लता 0.5 से 0.6 और टेम्परेचर 105 से लेकर या 105 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 219 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जो तापमान है, इस तैयार पदार्थ को जैम कहा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे जैम की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे सेकंड, जैम किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैम तैयार करने से पहले अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फल का चुनाव। जैम के लिए मोस्टली किस प्रकार के फल का चुनाव किया जाता है, इसके फल की बात करेंगे। तो यहां देखिएगा, जैम के फल का चुनाव करने के लिए सबसे पहले अपने को किस बात का ध्यान रखना है कि जिस फल का अपन चुनाव करते हैं वो फल ऐसा हो जो पूर्ण रूप से पका हुआ हो, परिपक्व हो और मीठा। तो यहां पर पूर्ण परिपक्व, मीठा, पहला जो क्वेश्चन आता है यहां से, इसका TSS कितना है, 68। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि जो फल का चुनाव करते हो किस प्रकार का फल का चुनाव करोगे, वो पूर्ण रूप से क्या हो, परिपक्व हो, मीठा हो। तो यहां पर इसके लिए जो बेस्ट फ्रूट है वो है आपका सेब, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब है, पपीता है, आम है, आपके एक आता है बेटा गाजर। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रूट था, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रूट कौन सा है आपका, सेब, क्योंकि गुद्देदार फल है, मीठा फ्रूट है ये। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जैम बनाने के लिए, फल पाक बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम जो फ्रूट है आपका वो कौन सा है बेटा, आपके सेब है। उसके बाद में देखिएगा फलों का गुद्दा निकालना, जिसे पल्प की बात करेंगे। तो जो फलों का जो गुद्दा है, फलों का गुद्दा निकालने की जो प्रोसीजर है मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अपन एक बड़ा बर्तन काम में लेंगे और इस बर्तन के अंदर अपन क्या डालते हैं, इस बर्तन के अंदर अपन इतना पानी डालते हैं, आधा भगोना जैसे आपने पानी डाल लिया। अब पानी डालने के बाद में इसके फलों के टुकड़ों को डाला जाता है। फलों के टुकड़े इतने डाले जाते हैं कि ये पानी इतना डाला जाता है कि ये फलों के टुकड़े आसानी से इसमें डूब जाए, अतिरिक्त पानी भी नहीं डालते हैं। अब इसमें आंच लगाएंगे। आंच लगाने के बाद में क्या होगा, थोड़ी देर बाद में आंच लगाने के बाद क्या होता है, फल का जो गुद्दा है वो पानी के अंदर मिलकर एक रबड़ी टाइप संरचना बनती है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी जो भी अशुद्धि आती है, गुठली टाइप का कोई भी ठोस पदार्थ आता है, छिलका आता है, उसको पहले से अपन क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब आप गुद्दा तैयार कर लिया, आपने पल्प जिसको बोलते हैं, पल्प आपने तैयार किया है। अब इस पल्प के अंदर क्या करते हैं, चीनी का निर्धारण। तो आपने देखा होगा कि जो आपका जैम है, इस जैम के अंदर जो चीनी का निर्धारण किया जाता है वो चीनी का निर्धारण फलों की मिठास के आधार पर की जाती है। जैसे 1 किलोग्राम गुद्दे के अंदर कितनी चीनी काम में लेंगे। तो दोस्तों यहां पर जो मिठास के आधार पर चीनी का निर्धारण करते हैं, यहां देखिएगा 1 केजी गुद्दे के अंदर 750 ग्राम चीनी का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन बन रहा है कि जैम के अंदर जो चीनी का निर्धारण है वो किस आधार पर किया जाता है, फलों की मिठास के आधार पे। जैसे 1 किलोग्राम गुद्दे के ऊपर 750 ग्राम चीनी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे गुद्दे को चीनी के साथ पकाना। जो भी आपका बर्तन है उस बर्तन को साफ करके जो गुद्दा है उस गुद्दे को चीनी के साथ पुनः पकाया जाता है। और इसको पकाते समय यह ध्यान रखें कि जो भी आपका जो पल्प है, गुद्दा है, उस गुद्दे के जो अवशेष है या गुद्दा उस बर्तन के पैंदे के चिपके नहीं, उसके लगे नहीं। वरना कई बार क्या होता है कि पैंदे के चिपकने के कारण इसके अंदर दुर्गंध आना स्टार्ट
हो जाता है, जिससे क्या होता है अपनी जैम की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपकी क्या होती है, खराब होती है। ऐसा जैम आपके लिए हमेशा अवांछित या बिना काम का तैयार होता है। तो यहाँ पर गुद्दे को चीनी के साथ पकाया जाता है, उसको बारी बारी से हिलाते रहते हैं, इसको तेज आंच के द्वारा इसको पकाने की क्रिया की जाती है। अब देखो अम्ल मिलाना, यहां पर देखिएगा जैसे आपको लगे कि जैसे आपका जो जैम है वो तैयार है 219 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने इसको पका दिया है, तो इसको पकाने के बाद में लगभग उतारने से लगभग 5 मिनट पहले उसके अंदर कुछ बूंदे साइट्रिक एसिड की डाली जाती है। ये एक परिरक्षक का कार्य करेगा। दूसरा कार्य जो होगा इसका, वो दूसरा कार्य ये होगा कि ये जैम के अंदर शुद्धता उत्पन्न करता है। उसके बाद अपन बात करेंगे जैम की अंतिम बिंदु की जांच। एक बार पुनः देखिएगा जैम कैसे तैयार किया जाता है, जैम के जो संगठन है वो क्या है। तो देखो पूर्ण परिपक्व फलों के गुद्दे को चीनी के साथ पकाकर तैयार किया गया वे पदार्थ जिसका TSS कितना है आपके 68 है, फलों का अंश कितना है 45 है, अम्लता कितनी है 0.5 से 0.6 है, उसके बाद तापमान 105 डिग्री सेंटीग्रेड या 219 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसका pH 3 है। इस तैयार पदार्थ को जैम या फलपाक कहा जाता है। उसके बाद जैम तैयार करने की जो मेथड है उसके चरण है, उसमें पहला चरण है आपका फलों का चुनाव। तो जैम के लिए पूर्ण परिपक्व मीठे फलों का चुनाव किया जाता है, जैसे सेब, पपीता, आम, गाजर। इनमें से भी सबसे सर्वोत्तम कौन सा है, सेब। उसके बाद देखिएगा एक आता है फलों से गुद्दा निकालना। जो चयनित फल है उन फलों की सफाई करके उससे गुद्दा निकाला जाता है। गुद्दा निकालने से पहले फलों की छुलाई करो। छिलाई करने के लिए पीलिंग चाकू का प्रयोग किया जाता है। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और एक भगोने में डालकर इतना पानी डाल दो कि टुकड़े पानी के अंदर डूब जाए। उसको तेज आंच के ऊपर पकाया जाता है जिससे कि फल के टुकड़े पानी के अंदर घुल जाते हैं। अब क्या होता है कि जो भी आपने पल्प तैयार किया है, गुद्दा तैयार किया है, उस गुद्दे के लिए चीनी का निर्धारण करना है। यदि अधिक मीठे फल है 750 ग्राम चीनी काम में ली जाती है। 1 किलो गुद्दे के ऊपर 750 ग्राम चीनी काम में लेते हैं। लेकिन यदि आपका फल कम मीठा है तो 1 किलो गुद्दे पर 1 किलो चीनी का प्रयोग भी किया जा सकता है। एक आता है गुद्दे को चीनी के साथ पकाना। अब उस बर्तन के अंदर चीनी के साथ उस गुद्दे को पकाया जाता है और उस गुद्दे को तब तक पकाया जाता है जब तक उसका तापमान 219 डिग्री फ़ारेनहाइट या आपका 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना हो जाए, तब तक उसको पकाया जाता है। उसके बाद में उतारने के लगभग 5 मिनट पहले उसमें साइट्रिक एसिड डाला है ताकि अशुद्धियां दूर हो जाए और उसमें थोड़ी खट्टापन उत्पन्न हो जाए ताकि उसका स्वाद और भी बढ़ जाए। एक आता है बेटा अंतिम बिंदु की जांच। अंतिम बिंदु की जांच का तात्पर्य यह है कि अपने द्वारा तैयार किया गया जो प्रोडक्ट है वो तैयार हुआ या नहीं हुआ। तो आपने देखा होगा अंतिम बिंदु की जांच जो है उसका पहला टेस्ट है आपका चादर सीट। जैसे उबलती हुई जैम के अंदर 1 चम्मच आप डालो और उस चम्मच को ऐसे वापस बाहर निकालो। यदि जो आपका जैम है उस जैम के नीचे संरचना लटक जाती है जैम की, तो आपका जैम तैयार है। ये टेस्ट आप जेली में भी करोगे। यहाँ गिलास टेस्ट, पानी से भरा हुआ जो गिलास है, पानी से भरे हुए गिलास के अंदर जो उबलती हुई जैम है, उबलती हुई जैम की एक बूंद डालेंगे। यदि ये बूंद बिना पिघले पैंदे में बैठती है, इसका जैम तैयार है, और बीच में आकर पिघल जाती है, इसका मतलब जैम अभी तैयार नहीं है। एक आता है तापमान के आधार पे। तो तापमान मैंने बताया 219 डिग्री फ़ारेनहाइट या आपका 105 डिग्री जो सेंटीग्रेड तापमान है वो जैम के लिए बेस्ट टेम्परेचर आता है। अब मुख्य बातों की बात करेंगे। जैम क्या है? पूर्ण परिपक्व फलों का उत्पाद है जिसका TSS 45 ये 68% है। एक आता है ये कैसा होता है, ये आपके अपारदर्शी पदार्थ होता है जो क्या होता है थोड़ा चिकनाई युक्त होता है। एक यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका जेली अर्ध पारदर्शी होता है, जबकि ये कैसे होता है अपारदर्शक। स्वाद में कैसे होता है? मीठा होता है। तो इस प्रकार से आपका जो कैनिंग का टॉपिक था वो कंप्लीट है, डिब्बाबंदी का टॉपिक था कंप्लीट है।
इस चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अराइज स्टडीज को, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला जो टॉपिक है पुनः आपके साथ सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।